देवी सज्जनों नमस्कार। आप सभी दर्शकों का S25 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्रोध से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में और ये जानेंगे कि कैसे किसी भी व्यक्ति की कुंडली से, ज्योतिष से आप ये जान सकते हैं कि कौन कौन से वो योग होते हैं जो कि व्यक्ति के अंदर क्रोध की मात्रा को बढ़ाते हैं और क्रोध से संबंधित समस्याएं जीवन में उत्पन्न करते हैं। तो आइए जानते हैं क्रोध से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में ज्योतिष के द्वारा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से वो भाव और ग्रह हैं जो कि क्रोध को दर्शाते हैं ज्योतिष में। सबसे पहले भाव के बारे में जानते हैं। 12वां भाव, पहला भाव और दूसरा भाव, तीन ये भाव होते हैं जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क को निर्धारित करते हैं, मस्तिष्क को संबोधित करते हैं और इन्हीं से पता चलता है कि व्यक्ति में क्रोध की मात्रा कितनी होगी। क्रोध से संबंधित समस्याएं सबसे अधिकतम समय इन्हीं तीनों भावों के कुपित होने से और अच्छी स्थिति में ना होने से ही उत्पन्न होती हैं। तो 12वां भाव क्यों? पहला भाव तो हम इसलिए जानते हैं क्योंकि पहला भाव व्यक्ति के शारीरिक गठन को दर्शाता है। व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, सोच है और जो उसके अंदर का जो भी संवेदनाएं हैं वो पहले भाव से देखी जाती हैं। 12वां भाव जो है मस्तिष्क के बाएं हिस्से को दर्शाता है, लेफ्ट साइड को, और जो दूसरा भाव है वो मस्तिष्क के दाएं हिस्से को दर्शाता है जो कि राइट साइड को। तो जब भी ये तीनों भाव प्रभावित होते हैं नकारात्मक ग्रहों से तो व्यक्ति में क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। अब जानते हैं उन ग्रह के बारे में, उन ग्रहों के बारे में जो कि क्रोध को दर्शाते हैं। वो हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध। यदि ये जो चार ग्रह हैं यही क्रोध को निर्धारित करते हैं, क्रोध को कंट्रोल करते हैं और कितने मात्रा में व्यक्ति के अंदर क्रोध हो सकता है, बाकी संवेदनाएं हो सकती हैं, वो इन्हीं के स्थिति से हमें ज्ञात होता है। तो जब भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और मंगल कुपित स्थिति में होंगे, सूर्य और मंगल कुपित स्थिति का अर्थ ये है कि या तो वो नीच राशि में स्थित हों या वो खराब भावों में स्थित हों, शत्रु राशियों में स्थित हों, राहु और केतु का बहुत खराब प्रभाव पड़ रहा हो दोनों पर, या और किसी शत्रु ग्रह के साथ स्थित हों, तो ये कुपित स्थिति में ये ग्रह माने जाते हैं। तो जब भी सूर्य या मंगल दोनों ही कुपित अवस्था में होंगे और इनका सबसे अधिक प्रभाव 12वें भाव पर, पहले भाव पर या दूसरे भाव पर पड़ेगा तो व्यक्ति के अंदर क्रोध की मात्रा बढ़ेगी और क्रोध से संबंधित समस्याएं होंगी। और यदि ये 12वें पहले दूसरे भाव में स्थित हों या इन पर इनकी दृष्टि हो, 12वें पहले या दूसरे भाव पर इनकी दृष्टि हो सूर्य और कुपित सूर्य और मंगल की, या फिर ये इनमें स्थित हों, बैठे हुए हों, तो ये क्रोध से संबंधित समस्याएं होती हैं। फिर जब भी कुपित सूर्य और मंगल का प्रभाव, काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा तो भी क्रोध की मात्रा व्यक्ति के अंदर बढ़ती है। क्योंकि चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है मस्तिष्क का स्वामी। चंद्रमा मन को दर्शाता है और संवेदनाओं को दर्शाता है। तो जब भी चंद्रमा के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है तो दोनों ही ग्रह अग्नि तत्व के ग्रह हैं, अग्नि की मात्रा बढ़ेगी, अग्नि की मात्रा बढ़ेगी मतलब क्रोध बढ़ेगा। तो क्रोध जो है वो तभी बढ़ता है जब सूर्य और मंगल दोनों काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालें चंद्रमा पर, या तो उसके साथ स्थित हों, चंद्रमा के साथ बैठे हों, और या फिर उसके ऊपर दृष्टि डालें, तो ये क्रोध बढ़ता है। फिर तीसरी स्थिति जो बनती है वो ये है कि जब भी कुपित सूर्य और मंगल दोनों में से कोई भी यदि पहले भाव के स्वामी ग्रह पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाले, नकारात्मक प्रभाव डाले, या तो उसके साथ स्थित हों, युति में हों, या फिर उसके ऊपर दृष्टि डाल रहे हों, तो भी क्रोध की मात्रा बढ़ती है। क्योंकि पहले भाव का स्वामी ग्रह क्या है? पहले भाव का स्वामी ग्रह दर्शाता है व्यक्ति के स्वयं को, व्यक्ति की सोच को, व्यक्ति के मन मस्तिष्क को। तो जब भी उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो भी क्रोध की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। फिर जब भी सूर्य और मंगल कुपित स्थिति में हो और ये वायु तत्व की राशियों में स्थित हों। वायु तत्व की राशि यानी कि
मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, ये 3 राशियां वायु तत्व की होती हैं। जब भी सूर्य और मंगल वायु तत्व की राशि में कुपित अवस्था में स्थित होते हैं तो ये क्रोध की मात्रा को बढ़ाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ मिथुन को नहीं लेंगे, क्योंकि मिथुन राशि में दोनों उतने नकारात्मक प्रभाव नहीं देते। पर तुला राशि में और कुंभ राशि में यदि ये स्थित हैं कुपित अवस्था में और इनका प्रभाव 12वें भाव, पहले भाव, दूसरे भाव पर पड़ रहा है, या फिर चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं इस राशि में बैठकर, या फिर इनका प्रभाव पहले भाव के स्वामी पर पड़ रहा है, इस राशि में ये स्थित हैं, तो क्रोध की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ पर जब भी वायु तत्व में क्रोध आता है तो क्रोध, ये इसका अर्थ ये है कि क्रोध एकदम से बढ़ेगा। छोटी सी बात होगी और व्यक्ति तुरंत ही क्रोधित हो जाता है, तुरंत ही उसको गुस्सा आ जाता है। और ऐसे में व्यक्ति की प्रतिक्रिया होती है, जो रिएक्शन होता है, वो हिंसक हो जाता है, वो हिंसक होता है। ऐसे लोग जो है बहुत वॉयलेंट रिएक्शन करते हैं, क्योंकि उनको एकदम से क्रोध आया, उनको होश हवास बिल्कुल नहीं रहता कि वो अपनी प्रतिक्रिया में क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। और क्रोध में वो, जिसको कहते हैं क्रोध में अंधा होना, वैसी स्थिति ये बनाते हैं जब भी ये ग्रह इन राशियों में स्थित हों और इनका काफ़ी ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव 12वें पहले और दूसरे भाव पर स्थित पड़ रहा हो। फिर जब भी चंद्रमा स्थित होता है अग्नि तत्व की राशियों में, तो ये हम क्रोध नहीं बोलेंगे, ये तेज़ी प्रदान करता है व्यक्ति के अंदर, स्फूर्ति प्रदान करता है। काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं ऐसे व्यक्ति, खुले मन के होते हैं, और एग्रेशन जैसे हम बोलते हैं, ये बहुत होता है ऐसे व्यक्तियों में। तो चंद्रमा जब भी अग्नि तत्व की राशि में, यानी कि मेष राशि में, सिंह राशि में और धनु राशि में स्थित होगा तो एग्रेशन होगा व्यक्ति के अंदर, तेज़ी होगी। पर यदि एग्रेशन तो ठीक है, पर यदि एग्रेशन जो आ रहा है वो क्रोध के साथ और जुड़ जाए तो व्यक्ति के अंदर क्रोध की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर अगली स्थिति है वो है कि जब भी शनि और मंगल साथ में स्थित होते हैं और इनका प्रभाव पड़ रहा होता है 12वें भाव पर, पहले भाव पर या दूसरे भाव पर या चंद्रमा पर, तो भी व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखी जाती है, एग्रेशन देखा जाता है। यहाँ हम क्रोध नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि ये युति शनि और मंगल की यदि अच्छी राशियों में नहीं भी बन रही है तो भी व्यक्ति के अंदर क्रोध तो होगा, पर यहाँ पर शनि उस क्रोध को दबाएगा। शनि अनुशासन को दर्शाता है और मंगल तेज़ी को, मंगल दर्शाता है क्रोध को। पर यदि शनि के साथ मंगल स्थित है तो शनि क्रोध को दबाएगा, कंट्रोल करेगा। ऐसी स्थिति नहीं बनने देगा कि व्यक्ति को मालूम ही नहीं चल रहा है कि वो क्रोध में उसकी प्रतिक्रिया हो क्या रही है, तो वैसी स्थितियां नहीं होती हैं। फिर जब भी राहु और केतु का बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कुपित सूर्य और मंगल पर, और ये स्थिति बने खास तौर से 12वें पहले या दूसरे भाव में, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रोध की मात्रा को बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा क्रोध की मात्रा को बढ़ाता है। क्योंकि राहु क्या है? राहु दर्शाता है बढ़ावे को, राहु दर्शाता है किसी भी चीज़ को एकदम से बढ़ा देना, जो वो क्वालिटी है, वो गुण है, वो राहु के पास है। और केतु क्या है? केतु दर्शाता है मूर्खता को। तो यदि राहु का प्रभाव है मंगल के ऊपर, सूर्य के ऊपर, दोनों कुपित स्थिति में है, 12वें पहले दूसरे भाव पर इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, तो ये इससे पता चलता है कि व्यक्ति के अंदर जो क्रोध की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही अधिक है। और ऐसे व्यक्तियों का हमेशा जो प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा हिंसक होती है, वॉयलेंस से भरी हुई होती है, वॉयलेंट रिएक्शन करते हैं। इनको कभी मालूम नहीं होता कि ये रिएक्शन जो दे रहे हैं उसमें बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं। गुस्सा सभी को आता है, क्रोध सभी को आता है, पर जो व्यक्ति उसको डिग्निफाइड वे में, सही तरीके से, शांति भरे तरीके से उसको व्यक्त करते हैं, उनका क्रोध सही है। पर जो एक हिंसक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हिंसक तरीके से अपने क्रोध को व्यक्त कर रहे हैं, वो गलत है। और वहीं पर ये देखा जाता है कि क्रोध से संबंधित समस्याएं हो रही हैं।
तो जब भी राहु और मंगल साथ में हों, जैसे कि मान लीजिए पहले भाव में कर्क राशि में है तो मंगल यहाँ नीच का है, राहु पहले भाव में मंगल के साथ स्थित है, तो ये जो योग है ये दर्शाता है कि व्यक्ति के अंदर क्रोध की मात्रा अपार होगी, बहुत ज़्यादा होगी। छोटी छोटी बातों पर व्यक्ति अपने हर चीज़ अपने ईगो पर लेता है, हर चीज़ जो है हर चीज़ में वो तुरंत ही रुष्ट हो जाते हैं, तुरंत ही अपनी क्रोध उनके अंदर आने लगता है और जो उनकी प्रतिक्रिया होती है वो पूरी तरीके से हिंसक होती है। किसी को भी मार देंगे, किसी को भी पीट देंगे, ऐसा जो प्रतिक्रिया है वो ऐसी ही युतियों में, ऐसे ही योगों में बनती है। और जब केतु का प्रभाव होगा मंगल और सूर्य के ऊपर इन भावों में होकर के, तो व्यक्ति का जो क्रोध होगा वो मूर्खतापूर्ण होगा। ऐसे व्यक्ति किसी को भी, मान लीजिए कोई व्यक्ति उनको देख रहा है, बस देख भर ही क्या लिया, कुछ देर उसको जा कर के उसको मार देंगे, उसको कुछ बोल देंगे, उसको अपशब्द बोल देंगे। तो ये जो है मूर्खता भरा जो क्रोध है वो केतु के कारण आता है। फिर सूर्य और मंगल यदि 0 से 5 अंशों के अंतराल पर स्थित हैं, यानी कि 0 से 5 डिग्रीज़ में सूर्य और मंगल कुपित अवस्था में हो और इन डिग्रीज़ में स्थित हो तो भी क्रोध की मात्रा बढ़ जाती है। एक तो यदि पहले से ही ये योग बन रहे हैं कि क्रोध से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, और यदि सूर्य और मंगल दोनों ही 0 से 5 डिग्री के बीच में हैं, तो ये दर्शाता है कि क्रोध की मात्रा और बढ़ेगी। क्योंकि कोई भी ग्रह जब अपनी शुरुआती स्टेजेस में होता है तो उसके पास शक्ति नहीं होती है किसी भी कार्य को करने की, किसी भी चीज़ को संभालने की। तो यहाँ पर क्रोध संभलता ही नहीं है व्यक्तियों से। तो 0 से 5 डिग्री के बीच में यदि सूर्य और मंगल होते हैं तो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देता है नकारात्मक रूप से और क्रोध को बढ़ाता है। फिर बुध की बात हम कर रहे थे। बुध को भी देखा जाता है, ख़ास तौर से यदि बुध राहु केतु के साथ स्थित है, नीच राशि में है या शत्रु राशि में है या चंद्रमा के ऊपर उसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव है और 12वें पहले दूसरे भावों में बुध स्थित है, तो भी ये देखा जाता है कि व्यक्ति की क्रोध की समस्याएं होती हैं। और ये इसलिए होती है क्योंकि बुध क्या है? बुध है आपकी बुद्धि, बुध है किसी भी निर्णय को लेने की शक्ति। तो व्यक्ति अपना निर्णय सही तरीके से ले ही नहीं पाता। क्रोध में वो हमेशा गलत निर्णय लेता है, गलत प्रतिक्रिया करता है। और ख़ास तौर से यदि बुध खराब होता है तो व्यक्ति अपशब्द बहुत बोलते हैं। किसी को भी अपशब्द बोलना, किसी को भी बहुत ज़्यादा गाली गलौज जो होती है वो ऐसे ही योगों में देखी जाती है जब बुध बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ये वो सारे कई प्रकार की स्थितियां हैं जो कि क्रोध को बढ़ाती हैं और क्रोध से संबंधित समस्याओं को उत्पन्न करती हैं जीवन में किसी भी व्यक्ति के। तो आज हमने ये जाना कि कौन कौन से ऐसी स्थितियां होती हैं जो कि क्रोध को दर्शाती हैं और क्रोध से संबंधित समस्याएं जीवन में लाती हैं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगले वीडियो में किसी नए विषय के बारे में फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार और धन्यवाद।